हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने कई सारे क्लास को प्रोवाइड भी किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा क्लास आपको अवेलेबल, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। और जितने भी आपका जो है क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया, जैसे कि आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन और साथ ही आपका खान सर का जो आपका लेटेस्ट आपका बुक जो भी आपका प्रिपेयर हुआ है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, उसको हमने कवर किया हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने क्लास को जो है सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से ट्रायड में से कौन सा एक डॉर्वेन-नोयर का ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए डॉर्वेन-नोयर का जो त्रिक नियम था, इसमें जो है आपके लिथियम और आपके सोडियम और इसमें आपका पोटेशियम को रखा गया था। यानी कि दो जो आपके जैसे कि मान लिया जाए जैसे कि इसका और इसका परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके अगर एवरेज निकाला जाता है, भाग दिया जाता है, तो ये आपका बीच वाला आ जाता है। तो यही आपका डॉर्वेन-नोयर का त्रिक नियम था, जिसमें कि मुख्य रूप से पूछा जाता है किन किन तत्वों को इसमें आपका रखा गया। तो इसमें जो यहाँ पर आपको रखा गया था, इसमें आपका जो है लिथियम रखा गया था, सोडियम रखा गया था और इसमें पोटेशियम रखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये एलपी के एग्जाम में देख भी पाएंगे पूछा गया है, और एलपी के अलावा ये आपका जो है आरआरबी जेईई के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है। आगे आपको मिलेगा भी, कवर करते चलेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि डॉर्वेन-नोयर का त्रिक नियम, तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको फिर से दिया गया है कि डॉर्वेन-नोयर का जो त्रिक नियम के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, इन त्रिक का दूसरा सदस्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको आवर्त सारणी में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है किस लेवल से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ पर डिस्कशन करने का रहेगा वहाँ पर मैं आपको डिटेल में जो है बताते चलूँगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉर्वेन-नोयर का त्रिक नियम तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, वहाँ पर आपका जो सिंबल जो दिया गया था क्या आपका, ये आपका पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पहला का ही पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति डैश में डैश होती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है आपको उभयधर्मी होती है। ये ना तो धातु को इंडिकेट करता है और ना ही तो ये आपका जो है आपके अधातु को इंडिकेट करता है। ये आपको उभयधर्मी के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये आपके धातु के अंतर्गत आता है। उभयधर्मी कहने का मतलब है जैसे कि ये आपका Al2O3 आपका जो उभयधर्मी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ZO जो होता है ये भी आपको उभयधर्मी के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, ये धातु तथा अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग उभयधर्मी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है, ये आपको पर पूछा रहता है। इसमें एल्यूमिनियम को नहीं काटा जा सकता है, बाकी पोटेशियम, सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है 6 नंबर में, डॉर्वेन-नोयर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था, ये आपको पर पूछा रहता है। इसी को हम लोग जो है ट्रायड फिर इसको जो है त्रिक नियम बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसतन होता है। इस नियम को किसने दिया था, तो ये डॉर्वेन-नोयर के द्वारा ही दिया गया था त्रिक नियम। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है, जिसका ऑप्शन कट रहा है तो डॉर्वेन-नोयर के द्वारा ये आपका जो है त्रिक आपका नियम जो है दिया गया था। तो वही क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपका जो है ज़्यादातर आपका रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका जो है सारा कुछ आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख भी पाएंगे ऑप्शन इसका जो है इस पेज में आपका यहाँ पर आ गया है, जिसमें कि डॉर्वेन-नोयर का त्रिक नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था, ये आपको पर पूछा रहा था। ये मोसले के द्वारा किया गया था। पूछा जाएगा कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया था, तो ये मोसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि डॉर्वेन-नोयर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया था, तो ये किया गया था प्लेटिनम पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है डायरेक्टली ध्यान में रखना है। तो उस टॉपिक से जितना भी आपका क्वेश्चन था वहाँ पर आपका कवर हो गया। उसके बाद न्यूलैंड्स का ऑस्टेक नियम से संबंधित जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें यहाँ पर आपको दिया गया है। तो अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों को यहाँ पर आपको कवर किया गया है। जिस टॉपिक से जितना बार क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी को आपको एक जगह सेलेक्ट करके दिया गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में
10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये तीसरे के समान दिखता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे न्यूलैंड्स की आवर्त तालिका में तत्वों को डैश हेलोजन के साथ रखा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूलैंड्स का जो आवर्त सारणी है तालिका में तत्वों को डैश को हेलोजन के साथ में रखा गया था। तो इसमें आपका कोबाल्ट और निकेल को जो है हेलोजन के साथ रखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर थोरियम था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है, कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों में से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों के साथ किसकी कमियों में से एक था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूलैंड्स का ऑक्टेट नियम को ये फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों में से दूर रखा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसकी कमियों में से एक था। तो ये आपका जो है न्यूलैंड्स का ऑक्टेट नियम से ये आपका कम था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेट नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। जब न्यूलैंड्स ने ऑक्टेट नियम दिया था उस समय जो है केवल आपके 56 तत्व ही मौजूद थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा कि किसने यह खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है न्यूलैंड्स के द्वारा ही खोजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। तो इन्होंने इन तीनों के द्वारा जो मिलकर के जो विकास किया गया था, यह आवर्त सारणी का विषय वस्तु का विकास किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सन डैश में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान है। तो ये कब इनके द्वारा ये जो है खोजा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका जो 1864 में खोजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का नियम केवल डैश तत्व तक होता है। तो ये आपका जो है केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक ही लागू हो पाया था। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम तक। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। तो इसका जो है आपका निकेल और कोबाल्ट हो जाएगा। ये लोहा के जैसा दिखता है लेकिन इसे काफ़ी दूर रखा गया था एब्स्ट्रैक्शन के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा डॉर्वेन और न्यूलैंड्स और मेंडलीव का जो नियम था, ये आपके जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। पूछा भी जाता है कि डॉर्वेन के द्वारा दिया गया नियम जो है ये किस पर आधारित था, परमाणु भार पर, परमाणु द्रव्यमान पर, या फिर तत्व के अकॉर्डिंग, ये आपका जो है परमाणु संख्या के आधार पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है बना हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है ऑक्टेट का नियम डैश तक लागू था। तो ऑक्टेट जो आपके रूल है ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, ये आपको पर पूछा रहा था। ये आपका जो है मेंडलीव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो ये जो व्यवस्थित किया गया था बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए कॉन्सेप्चुअल तरीका से देखने के लिए आपको आवर्त सारणी जो है बराबर आपको देखना पड़ेगा और मैं हमको भी यहाँ पर आपका जो है बराबर आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपका जो बिल्कुल आपको जिस तरीका से कॉन्सेप्चुअल तरीका से या फिर आप बोल सकते हैं बेसिक तरीके से आपका क्लियर होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ किस लेवल से आपका पूछा जा रहा है, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बाकी आपको आवर्त सारणी जो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको देखना पड़ेगा बार बार, उसके बाद ही आपका जो पता चलेगा कि ये आपका कहाँ से कहाँ तक है। वैसे अगर आपने थ्योरी बिल्कुल पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो आंसर को बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम आपको पूछा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से
किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली थी, ये आपको यहाँ पर पूछा था। जर्मेनियम को मिला था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज रूप पंक्तियों को डैश कहा जाता है। तो जो लंब के रूप में रहता है इसको समूह बोलते हैं, और जो क्षैतिज के रूप में रहता है इसको आवर्त बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है। वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है, इसको आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो इसको जो है परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। तो वही क्वेश्चन को आपको फिर से रिपीट किया गया है, तो ये आपके मेंडलीव को जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे कि दिमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी इस किसके द्वारा, तो दिमित्री मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था। डायरेक्टली आपको ये ध्यान में रखना है कि मेंडलीव ने क्या तैयार किया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, ये आपको पर बताना है। तो ये आपके मेंडलीव थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए, पूछा रहे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई देती है। तो निकेल से पहले क्या दिखाई देती है, तो कोबाल्ट, उसके बाद निकेल है। जैसा कि सिस्टमेटिक तरीके से भी क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर जो मिला हुआ था, निकेट और कोबाल्ट को जो है रखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये जो दिया गया था ये आपके मेंडलीव के द्वारा ही दिया गया था आवर्त सारणी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आपका हो जाएगा मेंडलीव। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है, तो इसको समूह कहा जाता है, जबकि क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, ये आपको पर पूछा रहा है। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है कि तत्वों को जाना जाता था। तो देखिए, जो मेंडलीव ने कार्य शुरू किया था उस समय जो टोटल ज्ञात तत्व था ये आपके 63 तत्व ही ज्ञात थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली थी, ये आपको अवर पूछा जा रहा है। तो ये जो किस समूह के बाद तालिका में जगह मिला था कि नेक्स्ट जो भी तत्व खोज होंगे तो वहाँ पर रखा जाएगा। तो ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा सीजियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपका जो है 1873 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सॉरी यहाँ पर देखिए 1872 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये मेंडलीव के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को अब व्यवस्थित किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, ये किस क्रम में किया गया था। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में किया गया था। यहाँ पर आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर, जबकि मेंडलीव के द्वारा जो किया गया था ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया था ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग इसको जो है व्यवस्थित आपका किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे सोडियम दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया, एल्यूमिनियम दिया गया है, सिलिकॉन दिया गया, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के डैश के आवर्त से संबंधित है। तो ये जितने भी आपका अर्धचालक है ये सभी को जो है तृतीय वर्ग में रखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे इसको तृतीय वर्ग में आपका रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जैसे एल्यूमिनियम हो गया तो आपका अर्धचालक के अंतर्गत आपका
नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये धातु और अधातु के दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। इस वजह से ये आपका जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपके जो है अर्धचालक के अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 2 आउट ऑफ 3 होता है, जो कि धातु के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो धातु और अधातु के दोनों के गुण को ये प्रदर्शित करता है, इस वजह से इसको जो है इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 ऑप्शन यहाँ पर, और इसी को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी सेल में अधूरे, जिसका 2 बाहरी सेल अधूरा होता है, जैसे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p आपके सॉरी 3s2 आपका 3p6, इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर फिर इसका क्या हो जाता है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन जाता है, यानी कि एक आपका सेल का निर्माण हो जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो फुलफिल करना पड़ता है। तो इसका अगर सबसे बाहरी कक्ष अगर आपके फुलफिल अगर नहीं हो पाते हैं तो इसी को कहा जाता है संक्रमण तत्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये हालांकि अगर देखा जाए तो अगर आप केमिस्ट्री अगर अच्छे तरीके से अगर पढ़े हैं, यानी कि आपका अगर कॉम्बिनेशन अगर आपका रहा होगा 10+2 में अगर साइंस आपका, तो फिर आपको जो है ये अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल आपको मिला होगा। बाकी इसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल से यहाँ पर जो है पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताने कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से समृद्ध तत्वों के अणु में डैश होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से समृद्ध तत्वों के अणु में होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसमें आपका जो है समान आपका कक्षा में समान आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 50 की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। जो भी और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि इसमें बराबर आपको आवर्त सारणी आपको देखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल आपका सही तरीके से आपका क्लियर होगा। क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। जब आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में आवर्त सारणी आपको साइड में रख करके जो बताएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।